हेलो एवरीवन। हम विवेक सिंह सर की बुक से इकोनॉमी कवर कर रहे हैं। इससे पहले की सारी टॉपिक्स हमने कवर कर लिया है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एंड अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक कीजिए एंड देन आप कमेंट भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट, अगर कोई क्वेरी है तो। देन स्टार्ट करते हैं। कंपनी, तो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी हो सकती है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी हो सकती है, देन पब्लिक हो सकती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के अंदर प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है। और पब्लिक में अनलिस्टेड देन लिस्टेड, और नॉन गवर्नमेंट में प्राइवेट देन पब्लिक, एंड पब्लिक में अनलिस्टेड एंड लिस्टेड। तो चलिए डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट कंपनी क्या है? गवर्नमेंट कंपनी का मतलब है कि कोई भी कंपनी जिसमें जो है गवर्नमेंट का शेयर मिनिमम कितना होना चाहिए, 51% होना चाहिए। मतलब क्या, 51% से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 51% होना चाहिए, जिसको कि कौन हेल्ड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर होना चाहिए या किसी स्टेट गवर्नमेंट का, या पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट का, या पार्टली किसी एक और स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, या फिर कोई सब्सिडरी कंपनी है गवर्नमेंट कंपनी तो उसका। यहाँ पे बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट का शेयर 51% से कम नहीं होना चाहिए। नॉन गवर्नमेंट कंपनी हम लोग किसको कहेंगे? तो वो कंपनी जो कि गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। एंड डिफाइंड एज दोज कंपनी वेयर गवर्नमेंट ऑनरशिप इज लेस देन 49%। तो 49% से अगर कम है गवर्नमेंट का ऑनरशिप तो इसे हम नॉन गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। और मेजोरिटी ऑनरशिप इसमें किसके पास होगा? प्राइवेट इंडिविजुअल या कंपनी के पास होगा। फिर प्राइवेट कंपनी किसे कहेंगे? प्राइवेट कंपनी या क्लोज कॉरपोरेशन कंपनी वैसी कंपनी है जहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर जो है लिमिटेड टू 200 की, यहाँ पे 200 मेंबर ही तक लिमिटेड होंगे। और यहाँ रेस्ट्रिक्शन है शेयर के ट्रांसफ़र पे, कि शेयर को जो है इजीली ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है, यहाँ रेस्ट्रिक्शन है। और शेयर जो है अवेलेबल नहीं है जनरल पब्लिक के लिए, बट रैदर इसको क्या किया जा सकता है? ओन एंड एक्सचेंज प्राइवेटली। लेकिन इसको क्या किया जाएगा? ओन और एक्सचेंज किया जाएगा प्राइवेटली, लेकिन जनरल पब्लिक के लिए ये है नहीं। लेकिन जो यहाँ प्राइवेट वर्ड है ये प्राइवेट ऑनरशिप के बारे में नहीं बता रहा है, रैदर ये बता रहा है क्या कि वेदर द शेयर ऑफ कंपनी कैन बी बॉट एंड सोल्ड पब्लिकली और नॉट। अगर पब्लिकली खरीदा जा सकता है या नहीं जा सकता है, इस बेसिस पे हम प्राइवेट कंपनी कह रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या क्राइटेरिया देखा कि नंबर ऑफ मेंबर लिमिटेड टू 200, और ट्रांसफ़र ऑफ शेयर जो है ये क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ शेयर इजी नहीं है, इस पे रेस्ट्रिक्शन है। और इसको ओन और एक्सचेंज कौन प्राइवेटली किया जाएगा? बेसिकली ये शेयर की बात है कि शेयर की बात है कि कंपनी जो है खरीद सकती है और बेच सकती है इसको पब्लिकली या नहीं। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे प्राइवेट कंपनी। फिर पब्लिक कंपनी क्या है? तो पब्लिक कंपनी वही कंपनी है जो कि प्राइवेट नहीं है। प्राइवेट का हमने देख लिया क्राइटेरिया क्या है। फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी क्या है? मींस पब्लिक कंपनी हुज सिक्योरिटीज़ आर नॉट ट्रेडेड इन एनी स्टॉक एक्सचेंज। की अगर किसी भी पब्लिक कंपनी का अगर स्टॉक एक्सचेंज में अगर उसकी सिक्योरिटी को अब तक ट्रेड नहीं किया गया है तो वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है। और लिस्टेड पब्लिक कंपनी क्या है कि अगर इसका क्या मतलब है कि कोई भी ऐसी कंपनी जिसके सिक्योरिटी शेयर या बॉन्ड को लिस्ट किया गया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है, तो उसे हम लिस्टेड पब्लिक कंपनी कहेंगे। लेकिन इंडिया में क्या होता है कि लिस्टेड इज़ यूज्ड इन रेफरेंस टू शेयर और इक्विटी सिक्योरिटीज़। तो इंडिया में बेसिकली अगर लिस्टेड की हम लोग बात करेंगे तो ये किसके रेफरेंस में किया जाता है? शेयर और इक्विटी सिक्योरिटीज़ के रेफरेंस पे। तो अब देखते हैं कि एक कोई भी जो है प्राइवेट कंपनी है ये पब्लिकली लिस्टेड कंपनी बन सकती है कैसे? बाय कंडक्टिंग एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब इसको इनिशियल आईपीओ ऑफर किया जाएगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग किया जाएगा। आईपीओ हमने क्या पढ़ा था कि जब किसी शेयर को पहली बार मार्केट में लाया जा रहा है तो वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हो गया, फर्स्ट टाइम। ठीक है, अंडर विच कंपनी ऑफर्स इट्स शेयर। तो यहाँ कंपनी क्या करेगी? ऑफर करेगी अपना शेयर फर्स्ट टाइम टू द जनरल पब्लिक। तो जनरल पब्लिक को सबसे पहली बार शेयर दिया जाएगा, तो वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हो गया। प्राइमरी मार्केट हो गया थ्रू अ स्टॉक एक्सचेंज फॉर ट्रेडिंग पर्पस। तो ट्रेडिंग पर्पस के लिए कैसे करेंगे? तो स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि अगर प्राइवेट कंपनी पब्लिकली लिस्टेड कंपनी बन सकती है अगर वो आईपीओ करे तो। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अकाउंट्स और डिपॉजिट्स के बारे में। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर किसी के पास पैसे हैं, ठीक है, और वो देन इट कैन बी केप्ट इन बैंकिंग सिस्टम।
तो बैंकिंग सिस्टम में अगर किसी के पास पैसे हैं तो वो बैंकिंग सिस्टम में रख सकता है, लेकिन मेनली 2 वेज, 2 तरीके से रख सकता है। एक तो डिमांड के फॉर्म में डिमांड डिपॉजिट, और एक टाइम के फॉर्म में टाइम डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट। ठीक है, तो डिमांड डिपॉजिट क्या है आगे हम पढ़ने भी वाले हैं कि आप इजीली इसको क्या, अगर आप बैंक में अपना पैसा रखते हो, सेविंग्स अकाउंट में आप रख रहे हो, तो अब जब मन चाह रहे हो, आपको जितने पैसे की ज़रूरत है आप एटीएम से विड्रॉल कर ले रहे हो, ठीक है, या आप ऑनलाइन पे कर दे रहे हो, तो ये क्या है, ये है डिमांड डिपॉजिट कि ये बैंक को देना पड़ेगा। एंड देन टाइम डिपॉजिट क्या होता है कि ये कुछ टर्म के लिए फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो अगर इन केस किसी को जो है डिपॉजिट करना है मनी को डिमांड फॉर्म में, तो 2 तरीके का अकाउंट जो है ओपन कर सकता है। ठीक है, एक तो करंट अकाउंट ओपन कर सकता है, एक सेविंग अकाउंट ओपन कर सकता है। एंड इन केस समवन वांट्स टू डिपॉजिट मनी इन टाइम फॉर्म, तो अगर कोई चाहता है कि हमको टाइम हमें जो है डिपॉजिट नहीं करना है, कुछ लंबे टाइम तक हमें रखना है, तो वो भी 2 टाइप का अकाउंट ओपन कर सकता है, दैट इज़ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, तो अगर डिमांड डिपॉजिट आपको करना है तो जनरली हम क्या करते हैं, करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट बनाते हैं। जनरली बेसिकली लोग क्या बनाते हैं, इंडिविजुअल सेविंग्स अकाउंट बनाते हैं। लेकिन अगर आपको टाइम डिपॉजिट करना है तो आप रिकरिंग अकाउंट बनाएंगे या फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, सो डिमांड डिपॉजिट क्या है, डिमांड डिपॉजिट होता है कि आपके पास जो भी आपने डिपॉजिट किया हुआ है आप उसको किसी भी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट एनी एडवांस नोटिस, आपको कोई भी एडवांस नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन को, बैंक को। अगर आपने जिस बैंक को जहां डिपॉजिट किया है वहां आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे पैसा विड्रॉल करना है। ठीक है, तो डिमांड डिपॉजिट को डिमांड किया जा सकता है अकाउंट होल्डर के द्वारा। अगर आपने अकाउंट खुलवाया है, आपके पास अकाउंट है, तो आप अकाउंट होल्डर हैं एनी टाइम। यहाँ पे कोई भी जो है फिक्स टर्म नहीं है मैच्योरिटी का डिमांड डिपॉजिट के लिए। और बैंक क्या इशू करेगी, चेक इशू करेगी ऑन दिस काइंड ऑफ डिपॉजिट, एंड चेक कैन बी ड्रॉन ऑन दिस डिपॉजिट। तो बैंक चेक भी इशू कर सकती है और आप जो है क्या कर सकते हैं, चेक को ड्रॉ कर सकते हैं। सो डिमांड डिपॉजिट को हम लोग इसीलिए क्या कहते हैं, चेकेबल डिपॉजिट भी कहते हैं, कि आप उसे डिपॉजिट मतलब जब चाहें आप विड्रॉल कर सकते हैं, चेकेबल डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट क्या होता है, फंड्स हेल्ड इन टाइम डिपॉजिट कैन बी विड्रॉन ओनली बाय गिविंग एडवांस नोटिस टू द डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन। आपने जहाँ पे जिस बैंक में डिपॉजिट किया हुआ है आपको पहले बताना होगा कि मुझे अपनी जो भी फिक्स डिपॉजिट है उसको तोड़वाना है। ठीक है, आपने ज़रूर सुना होगा एफडी के बारे में। तो एफडी क्या है, टाइम डिपॉजिट है। द डिपॉजिट्स आर हेल्ड फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम, तो यहाँ पे कोई टाइम लिमिट होता है कि इस टाइम के लिमिट तक आपको जो है रखना है। ठीक है, और यहाँ बैंक चेक इशू नहीं करती है इस टाइप के डिपॉजिट के लिए, हैंस इसका नाम क्या है, नॉन चेकेबल डिपॉजिट। ठीक है, और टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं। देन अब अकाउंट का टाइप हम लोग देख लेते हैं। और इट इज़ ऑलवेज अ डिमांड डिपॉजिट अकॉर्डिंग टू द बैंक। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट इज़ ऑलवेज अ डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, एंड द बैंक इज़ ऑब्लाइज टू पे द मनी ऑन डिमांड। तो डिमांड डिपॉजिट, सॉरी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, करंट अकाउंट पढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट में जैसे हमने देखा कि सेविंग अकाउंट हो सकता है और करंट अकाउंट हो सकता है, तो हम करंट अकाउंट पढ़ रहे हैं। तो करंट अकाउंट क्या होता है कि ये एक क्या है, डिमांड डिपॉजिट अकाउंट है। ठीक है, और बैंक को क्या करना पड़ेगा, आपको डिमांड पे पैसा पे करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ कोई लिमिट नहीं है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पे और वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन पे। ठीक है, और ये क्या होता है, मोस्ट लिक्विड डिपॉजिट होता है। ये डिपॉजिट क्या होता है, मोस्ट लिक्विड होता है। करंट अकाउंट को यूज़ किया जाता है मेनली बिजनेस पर्पसेस के लिए और एंड नेवर यूज फॉर सेविंग पर्पस। सेविंग पर्पस के लिए करंट अकाउंट का यूज़ नहीं किया जाता है। अब इंटरेस्ट जो है, और इस पर कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता है बैंक के द्वारा। और यहाँ बैंक सर्टेन चार्जेस ले सकती है, सर्विस चार्जेस ले सकती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कुछ ऑपरेशनल एक्स्ट्रा ऑपरेशनल फैसिलिटीज़ भी मिलती है और चेक बुक भी इशू करते हैं। ठीक है, तो करंट अकाउंट क्या है, मेनली बिजनेस पर्पस के लिए। यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है और आपको जब ज़रूरत हो तो आप क्या कर सकते हैं, डिमांड इसका कर सकते हैं और आप विड्रॉल कर सकते हैं। देन सेविंग अकाउंट्स क्या होता है, ये मेनली इंडिविजुअल्स के लिए होता है। ठीक है, और दीज आर ऑल्सो डिमांड डिपॉजिट, ये भी डिमांड डिपॉजिट है, लेकिन यहाँ रेस्ट्रिक्शन है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स पे। आपको रेस्ट्रिक्शंस है कि हाँ आप कितने ट्रांजेक्शन्स पर मंथ कर सकते हैं, और अगर आप एटीएम से विड्रॉल कर रहे हैं तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। एंड द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है, तो इस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। बैंक जनरली प्रिस्क्राइब करती है मिनिमम बैलेंस की, इतना मिनिमम बैलेंस आपको रखना पड़ेगा। ठीक है,
उसके बाद डिपॉजिट इन अकाउंट अर्न इंटरेस्ट, लेकिन सेविंग अकाउंट्स में क्या होता है कि आपको इंटरेस्ट मिल सकता है। देन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, तो ये क्या होता है, टर्म डिपॉजिट, जो हमने देखा कि आप कितने दिन तक रख सकते हैं पैसा, तो ये रिकरिंग अकाउंट डिपॉजिट हमने देखा कि ये क्या है, टर्म डिपॉजिट है। यहाँ हमने देखा था ओके टाइम डिपॉजिट में कौन कौन सा अकाउंट आप खुलवा सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवा सकते हैं और फिक्स डिपॉजिट का अकाउंट आप खुलवा सकते हैं। ठीक है, तो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या है, ये टर्म डिपॉजिट है विच आर सूटेबल फॉर पीपल हु डू नॉट हैव लमसम अमाउंट ऑफ सेविंग। तो कोई ऐसे लोगों के लिए है जिसके पास लमसम अमाउंट नहीं है सेविंग के लिए, लेकिन चाहते हैं कि स्मॉल अमाउंट जो है हर मंथ, क्वार्टरली या हाफ ईयरली वो सेव करना चाहते हैं, पर उसके अकाउंट में इतना नहीं है, लमसम अकाउंट नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा वो चाहते हैं कि मैं सेव करूँ। तो सच डिपॉजिट को, ऐसे डिपॉजिट को क्या होता है, इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, जो अमाउंट ऑलरेडी डिपॉजिट किया जा चुका है, और ये एप्लीकेबल किस चीज़ के लिए है, फिक्स डिपॉजिट के लिए। और ये बेस्ट किसके लिए सूटेड है, जैसे कि चाइल्ड के एजुकेशन के लिए या मैरिज पर्पस के लिए, कि थोड़ा थोड़ा पैसा हम क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, इसे इसीलिए नाम क्या है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, और मैच्योरिटी जनरली 6 मंथ से लेकर के 10 ईयर्स तक हो सकता है। देन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या है, ये भी टर्म डिपॉजिट अकाउंट है और इसका टेन्योर वेरी करता है 7 डेज टू 10 ईयर्स तक, और दीज डिपॉजिट आर फॉर फिक्स टर्म। ठीक है, ये डिपॉजिट किस लिए है, फिक्स टर्म के लिए है, और इसको विड्रॉन किया जा सकता है प्री मैच्योरली, इसको विड्रॉन किया जा सकता है बाय गिविंग एडवांस नोटिस टू द बैंक। ठीक है, तो नोटिस आपका पैसा है, आपको मिलेगा, लेकिन आपको एडवांस नोटिस देना होगा और कुछ तो पेनल्टी कटेगा। अगर आप फिक्स डिपॉजिट कर रहे थे तो मे बी आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला था, लेकिन आप अगर पहले प्री मैच्योरली इसको विड्रॉ कर रहे हो, अपना फिक्स डिपॉजिट का पैसा निकाल रहे हो, तो कुछ पेनल्टी कट जाएगा। ठीक है, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट विच कैन बी मेंटेन बाय NRI और PIO जो है मेंटेन कर सकते हैं। तो NRI कौन होता है, NRI इज़ ए पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। ठीक है, जो NRI क्या है, वो रेसिडेंट इंडिया का ही है, लेकिन इंडिया से बाहर रहता है, ये सिटीजन ऑफ इंडिया है। ठीक है, और इज़ ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, या तो फिर इंडियन ओरिजिन का वो पर्सन है। तो NRI और PIO के लिए कैसा अकाउंट है देख लेते हैं। फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट, FCNR अकाउंट। तो ये अकाउंट क्या है, कैन बी मेंटेन्ड इन एनी फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी, इसको कोई भी फ्रीली कन्वर्ट कर सकते हैं आप फॉरेन करेंसी में। ठीक है, लेकिन टर्म डिपॉजिट के फॉर्म में ये रहेगा। ठीक है, याद रखना है, FCNR अकाउंट में आप फ्रीली कन्वर्टेबल है किसी भी फॉरेन करेंसी में, लेकिन टर्म डिपॉजिट में। और इंटरेस्ट और प्रिंसिपल जो है इसमें नॉन टैक्सेबल है, जो भी इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल है इस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा, और फ्रीली रिपेट्रिएबल है, मतलब क्या है कि आप अपने ओन कंट्री में पैसा फ्रीली भेज सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, NRE अकाउंट क्या है, इसको मेंटेन किया जाएगा रुपी में। यहाँ हमने देखा कि कोई भी करेंसी में फ्रीली कन्वर्टेबल है, लेकिन यहाँ इसको मेंटेन किया जाएगा रुपी में इन फॉर्म ऑफ करंट, सेविंग और रिकरिंग और फिक्स डिपॉजिट के रूप में। ठीक है, या तो करंट रख सकते हैं, सेविंग रख सकते हैं, रिकरिंग रख सकते हैं, या फिक्स डिपॉजिट पे रख सकते हैं। और इंटरेस्ट और जो प्रिंसिपल होता है ये क्या है, नॉन टैक्सेबल है। इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इसमें भी टैक्सेबल नहीं है, और फ्रीली रेपेट्रिएबल है, आप चाहें तो भेज सकते हैं पैसा अपनी कंट्री में, किसी को भी लोगों को भेजना है, अपने घर में भेजना है, यू कैन सेंड। देन नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, NRO अकाउंट कौन अकाउंट होता है, ये मेंटेन किया जाता है रुपी में इन फॉर्म ऑफ करंट, सेविंग और रिकरिंग और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में। ठीक है, और जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट होते हैं ये टैक्सेबल होते हैं। यहाँ तक हमने देखा कि FCNR में और NRE में क्या था, ये नॉन टैक्सेबल था, लेकिन जो NRO अकाउंट है इसको भी रुपी में मेंटेन किया जा रहा है और ये टैक्सेबल है। ठीक है, और इसके रेपरेटेबिलिटी पे थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन है, ऐसा नहीं है कि आप जो है ईजिली भेज सकते हैं। तो इनकम अर्न फ्रॉम इंडियन सोर्सेज, लाइक कि इसमें क्या क्या आएगा, जैसे कि इनकम अर्न कर रहे हैं आप इंडियन सोर्सेज से, जैसे कि रेंट से, डिविडेंड से, पेंशन से, तो ये सिर्फ इसी अकाउंट में ही आएगा अगर आप इंडियन सोर्सेज से पैसा कमा रहे हैं तो। ठीक है, तो ये हो गया। NRO में क्या है, रुपी में है। देन NRE भी रुपी में है। एंड FCNR क्या है, FCNR जैसा कि आप नाम में देख सकते हैं फॉरेन लगा हुआ है, तो ये आप फ्रीली कन्वर्ट कर सकते हैं फॉरेन करेंसी को। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ लेते हैं, मनी सप्लाई। ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इकोनॉमी में मनी जो है मेनली किस चीज़ से कंसिस्ट होता है,
इकोनॉमी में अगर हम मनी की बात करते हैं तो मनी में आता है करेंसी नोट्स, कॉइन्स और डिपॉजिट ऑफ पब्लिक इन द बैंक्स। और पब्लिक का जो भी डिपॉजिट है बैंक में तो हम उसके बारे में बात करते हैं जब भी हम पैसे के बारे में बात करते हैं। तो इन इंडिया कॉइन्स एंड करेंसी नोट आर इशूड फॉर सर्कुलेशन बाय आरबीआई। तो हम जानते हैं कि इंडिया में कॉइन्स और करेंसी नोट्स जो है, ठीक है, इसको इशू किया जाता है, इसको सर्कुलेट कौन करता है? आरबीआई करता है, विच इज़ मॉनेटरी अथॉरिटी और सेंट्रल बैंक है इंडिया का। जो 1 रुपी का नोट है और ऑल कॉइन्स जो है सब्सिडरी कॉइन्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ विच इज़ रिलेटिवली स्मॉल, तो इसको जो भी है कॉइन 1 रुपी कॉइन 1 रुपी नोट और जितने भी कॉइन्स हैं, क्या क्या, 1 रुपी नोट और जितने भी कॉइन्स हैं, ठीक है, जितने भी कॉइन्स है इसको मिंट और प्रिंट कौन करेगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। लेकिन उसके अलावा जितना अदर करेंसी नोट है इसको आरबीआई प्रिंट करेगा, ठीक है। ऑल करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स पुट इनटू सर्कुलेशन ओनली थ्रू द आरबीआई। यहाँ हमने देखा कि 1 रुपी नोट और कॉइन्स को मिंट और प्रिंट तो गवर्नमेंट करेगी, लेकिन यहाँ पे जो सर्कुलेशन में जाएगा वो ओनली थ्रू आरबीआई जाएगा। तो जो आरबीआई ही क्या है? सोल अथॉरिटी है फॉर द इशू ऑफ करेंसी एंड कॉइन्स इन इंडिया। तो जो भी इशू करना है तो वो कौन करेगा? आरबीआई करेगा। करेंसी और कॉइन्स दोनों को सर्कुलेशन में कौन भेजेगा? आरबीआई ही भेजेगा। लेकिन 1 रुपी नोट को और कॉइन को मिंट और प्रिंट कौन करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगा। और इसके अलावा जितने भी नोट्स हैं, ठीक है, 10 रुपीज़, 50 रुपीज़, 200 रुपीज़, जितने भी हैं उसको प्रिंट कौन करेगी? आरबीआई करेगी, ठीक है, ये याद रखने की ज़रूरत है। देन 1 रुपी नोट को साइन कौन करता है? फाइनेंस सेक्रेटरी साइन करता है और प्रिंट करती है गवर्नमेंट एज ए टेस्टिमोनी दैट इट इज़ द बेस यूनिट ऑफ करेंसी सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या है? 1 रुपी का नोट क्या है? 1 रुपये, मतलब बेस यूनिट ऑफ करेंसी सिस्टम है, याद रखना है। कॉइन्स और 1 रुपी नोट को मिंट और प्रिंट कौन करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। हैंस कंस्टिट्यूट लायबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। तो ये 1 रुपी का नोट और कॉइन्स किसका लायबिलिटी? ये आरबीआई की नहीं है, ये गवर्नमेंट की लायबिलिटी है, क्योंकि मिंट और प्रिंट कौन कर रहा है? इसको गवर्नमेंट कर रही है। एज ए पार्ट ऑफ सर्कुलेशन प्रोसेस, फिर सर्कुलेशन अब कैसे होगा? सर्कुलेशन में ये कैसे आएगा? आरबीआई फिर क्या करेगी? बाय करेगी 1 रुपीज़ नोट एंड मिंटेड कॉइन्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब आरबीआई खरीदेगी 1 रुपये के नोट को और मिंटेड कॉइन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, एंड देन फिर क्या होगा कि कॉइन्स एंड 1 रुपीज़ नोट आएगा एंड सिट अंडर एसेट सेक्शंस ऑफ द आरबीआईज बैलेंस शीट। और जब आरबीआई खरीदेगी तो आरबीआई का ये एसेट के बैलेंस शीट में आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। 1 रुपी के नोट को मिंट और प्रिंट कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। और लायबिलिटी किसकी है? ये गवर्नमेंट की लायबिलिटी है। लेकिन सर्कुलेशन प्रोसेस में जब आएगा तो आरबीआई 1 रुपी नोट को खरीदेगी और जो है क्या करेगी? तब जाके ये आरबीआई के बैलेंस शीट में आएगा, ठीक है। और जितना भी बैंक नोट है एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, इसको कौन इशू करेगा? आरबीआई इशू करेगा, बैक्ड बाय एसेट। और इसको एसेट कौन से एसेट से बैक किया जाएगा? जैसे कि गोल्ड। मतलब इसके बैक्ड बाय एसेट का क्या मतलब है कि अगर जितने रुपीज़ का नोट को प्रिंट किया जा रहा है तो इसके बदले में गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी या फॉरेन करेंसी एसेट ये सब कुछ रखा जाएगा। इसको कहाँ डिफाइन किया गया है? सेक्शन 33 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में कहा गया है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि आई प्रॉमिस टू पे द बियरर। तो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ पे द बियरर की जो भी है वो है ना, मैं धारक को वचन देता हूँ, समथिंग लाइक दैट रिटन ऑन द नोट, ठीक है। तो आई प्रॉमिस टू पे बियरर द सम रुपी ऑफ, कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इतना रुपीज़ जो है दिया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या डिनोट करता है? ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ आरबीआई टुवर्ड द होल्डर ऑफ बैंक नोट। तो ये आरबीआई का ऑब्लिगेशन है। आरबीआई क्या कर रही है? आरबीआई की ऑब्लिगेशन है कि जो जिसके पास भी नोट है उस नोट के को क्या मिलेगा? पूरा वैल्यू मिलेगा। आरबीआई यहाँ गारंटी दे रही है। आरबीआई इज़ लायबल टू पे द वैल्यू ऑफ बैंक नोट। इस बैंक नोट का वैल्यू कौन पे करेगा? आरबीआई पे करेगी। दिस लायबिलिटी ऑफ आरबीआई को फिर फर्दर कौन गारंटी देगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटी देती है एज पर 26 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। क्योंकि जो भी नोट है तो उसका अपना तो कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, तो इसको कौन ये दे रहा है? गवर्नमेंट भी इसको फर्दर गारंटी दे रही है और ये आरबीआई की लायबिलिटी है। आरबीआई को इस वैल्यू को पे करना होगा, ठीक है। तो उस नोट का क्या है? वैल्यू है। तो वैल्यू ऑफ करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स डिराइव फ्रॉम गारंटी। तो ये वैल्यू
कहाँ से आ रहा है नोट्स और कॉइन्स का, ये इस गारंटी को कौन दे रहा है, गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है। प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल बैंक ऑन दीज आइटम्स, ठीक है। एवरी करेंसी नोट्स बियर्स on its face a promise from RBI that someone produces the note to RBI or any other commercial bank, RBI will be responsible for giving the purchasing power, ठीक है, और वैल्यू इक्वल टू द वैल्यू प्रिंटेड ऑन द नोट। जितना रुपए एक नोट में लिखा हुआ है उस नोट का, अगर 50 रुपीज़ का नोट है तो 50 रुपीज़ इसकी परचेजिंग पावर है, आप 50 रुपीज़ का इससे जा कर के कुछ खरीद सकते हैं। इसको वैल्यू कौन दे रहा है, RBI इसको वैल्यू दे रहा है कि यस जो ये कागज़ का टुकड़ा है ये 50 रुपए का टुकड़ा है और आप इससे कुछ खरीद सकते हैं। और ये सारे कॉइन्स के लिए भी वही बात है, करेंसी नोट्स और कॉइन्स का कोई भी अपना इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है, ये तो पीस ऑफ पेपर है ना। इन केस ऑफ रूपी नोट ये क्या है, पीस ऑफ पेपर है और आयरन है। इन केस ऑफ कॉइन तो इनका कोई अपना वैल्यू नहीं है, ठीक है। और इसको वैल्यू कहाँ से मिल रही है, जो RBI प्रॉमिस कर रही है तो उसी से मिल रहा है, उस प्रॉमिस से इसको वैल्यू मिल रहा है। करेंसी नोट्स और कॉइन्स को इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, फियाट मनी कहते हैं, ठीक है। ये लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर क्यों है, एज दे कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड बाय एनी सिटीजन ऑफ द कंट्री फॉर पेमेंट और डिस्चार्ज ऑफ डेट। कि अगर आप किसी को पैसा, आपने कुछ खरीदा है या उधार लिया है तो आप उसको पेमेंट कर रहे हो तो जो भी आपके सामने है वो मना नहीं कर सकता है, उसको लेना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पे देखते हैं कि अगर ऑटो वाला ऑब्लाइज टू एक्सेप्ट योर करेंसी नोट फॉर अ राइड, अगर आप किसी ऑटो में जा रहे हैं, ठीक है, ऑटो से में आपने राइड लिया है तो उसको लेना ही पड़ेगा आप जो करेंसी नोट दे रहे हो, ठीक है। यही है, मतलब बेसिकली यही सारी चीज़ है कि उसको वैल्यू कौन दे रहा है, RBI दे रही है। बट चेक्स कैन बी रिफ्यूज्ड बाय एनीवन एज ए पेमेंट मोड, लेकिन चेक को कोई भी मना कर सकता है क्योंकि चेक क्या है, लीगल टेंडर नहीं है। सपोज अगर आप सब्ज़ी खरीदने जा रहे हैं तो आप सब्ज़ी वाला को अगर आप चेक दे रहे हैं और वो कह रहा है मुझे ये चेक नहीं चाहिए, वो रिफ्यूज़ कर सकता है। लेकिन अगर आप उसको पैसा दे रहे हैं, मनी दे रहे हैं, तो वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो करेंसी का मतलब क्या होता है, कॉइन्स, नोट्स और कॉइन्स जो सर्कुलेशन में है उसे हम क्या कहते हैं, करेंसी कहते हैं। और करेंसी इन सर्कुलेशन मतलब क्या हो गया, जो करेंसी पब्लिक के पास है और जो करेंसी बैंक्स के पास है तो वही हम कहेंगे करेंसी इन सर्कुलेशन। तो करेंसी में हमने देखा कि क्या क्या आ गया, नोट्स भी आ गया और कॉइन्स भी आ गया। और करेंसी सर्कुलेशन में हम कैसे कहेंगे, जैसे कि पब्लिक के पास, पब्लिक मीन्स आपके पास, मेरे पास, जो लोगों के पास है, एंड देन जो करेंसी बैंक के पास है तो उसको हम लोग कहेंगे करेंसी इन सर्कुलेशन। तो द टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन अमंग द पब्लिक एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड मनी सप्लाई। कि जितना भी स्टॉक है पैसों का, ठीक है, जो सर्कुलेशन में है, मतलब कि पब्लिक के पास में है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, तो हम क्या कहेंगे, इसको मनी सप्लाई कहेंगे। तो मनी सप्लाई इज मनी ऑफ पब्लिक आइदर इन कैश फॉर्म और डिपॉजिट फॉर्म। मतलब मनी सप्लाई कुछ और नहीं है, जो हम कहते हैं मनी सप्लाई को बढ़ाएंगे। तो मनी सप्लाई किसका पैसा है, पब्लिक का ही पैसा है। या तो आपके पास कैश में हो या तो आपने डिपॉजिट कर रखा हो बैंक में। तो मनी सप्लाई बेसिकली किसका पैसा है, आपका ही पैसा है। देन RBI क्या करती है, पब्लिश करती है फिगर ऑफ 4 ऑल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। तो देख लेते हैं क्या है इंपॉर्टेंट, ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। M1 क्या होता है, करेंसी विद पब्लिक, जो पब्लिक के पास पैसा है और फिर जब पब्लिक ने डिमांड डिपॉजिट में रखा हुआ है अपना पैसा, तो ये क्या हुआ, M1 हुआ। M1 में क्या हुआ, आपका पैसा, करेंसी जो आपके पास है और जो आपने बैंकों के पास जमा करा रखा है डिमांड डिपॉजिट में, मतलब क्या है, इजीली विड्रॉल किया जा सकता है। देन M2 में क्या आता है, M1 आ जाएगा, करेंसी विद पब्लिक और डिमांड डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक। पोस्ट ऑफिस बैंक के पास जो सेविंग डिपॉजिट रखा जाएगा वो है, ठीक है। देन M3 क्या होता है कि M1 आ गया इसमें, लेकिन यहाँ पे पोस्ट ऑफिस की जगह टाइम डिपॉजिट हो गया, ठीक है। टाइम डिपॉजिट मतलब टाइम डिपॉजिट विद पब्लिक, टाइम डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विथ बैंक्स, ठीक है। देन M4 में क्या आता है, M4 में M3 आ गया। M3 में हमने देखा क्या है, M1 है और टाइम डिपॉजिट है। अब M3 में हम देख रहे हैं कि टोटल डिपॉजिट है, पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स है, ठीक है।
इनके साथ की जो डिपॉजिट है वो है। तो याद रखने का क्या तरीका है, सबसे पहले तो हमें याद करना है कि M1 क्या है। M1 को याद कर लीजिए। आप कैसे याद करेंगे कि आपके पास जो पैसा अपने पास है या जो पैसा आपने बैंक में रख रखा है, डिमांड डिपॉजिट। अब दूसरा आप कैसे M2 को याद करेंगे कि M1 हो गया और उसके बाद सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस बैंक। आपको इस पे ध्यान देना, अगर ऑप्शन आता है तो पोस्ट ऑफिस बैंक है क्या सेकंड में और 4 में पोस्ट ऑफिस बैंक के साथ डिपॉजिट की बात की गई है, ठीक है। तो ये हो गया। देन M3 याद रखना है कि M1 है एंड देन टाइम डिपॉजिट है, और M4 में M3 और पोस्ट ऑफिस वाला। तो इस तरीके से ये आपको याद करना है, ठीक है। तो ओनली डिपॉजिट ऑफ पब्लिक की डिपॉजिट इंक्लूड्स, इसमें बिजनेस भी आ जाता है पब्लिक के डिपॉजिट में। हेल्ड बाय बैंक्स आर पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई का पार्ट वही मनी है जो पब्लिक डिपॉजिट कर रही है या बिजनेसेस है वो डिपॉजिट कर रखी है बैंक के साथ, बैंक के पास रखा हुआ है, वही मनी सप्लाई है। और इंटर बैंक डिपॉजिट को एक्सक्लूड कर दिया गया है। अगर इंटर बैंक मतलब बैंक आपस में अपना पैसा कुछ जो है डिपॉजिट कर रहे हैं तो उसको नहीं, जो पब्लिक का पैसा है उसी को हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक्स आर नॉट ट्रीटेड एज कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई। तो जो कैश रिजर्व, जैसे ये अपने कैश रिजर्व रेशियो में कुछ पैसा रखते हैं तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मनी सप्लाई में नहीं काउंट करेंगे। बिकॉज कैश हेल्ड बाय क्रिएटर्स और सप्लायर्स ऑफ द मनी, जैसे कि RBI या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको कभी भी ट्रीट नहीं किया जाता है कंपोनेंट ऑफ मनी में। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि जो पब्लिक का मनी है वही मनी सप्लाई है, लेकिन कोई भी अगर कैश क्रिएटर के पास जिसने नोट क्रिएट किया है या जो सप्लाई कर रहा है मनी को, जैसे कि RBI या गवर्नमेंट क्या है, क्रिएटर है, और अगर सप्लायर बैंक अगर सप्लाई कर रहा है तो इसको कभी भी हम लोग मनी सप्लाई के कंपोनेंट में या नहीं रखेंगे। और M1 जो है सबसे लिक्विड है। अगर आप विड्रॉल करना चाहेंगे M1 को ईजिली विड्रॉल कर सकते हैं। M1 में क्या था, जो आपके पास करेंसी है और जो आपके बैंक में डिपॉजिट है, तो आप तो ईजिली इसको निकाल सकते हैं। देन M1 इज़ लीस्ट लिक्विड। तो अगर हम देखें तो M1 और M2 को हम लोग नैरो मनी कहते हैं एंड M3 एंड M4 को ब्रॉड मनी कहते हैं। M3 को मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है मेजर ऑफ मनी सप्लाई के लिए, तो जनरली, और इसी को एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज भी कहा जाता है। तो मनी सप्लाई के लिए बेसिकली क्या यूज़ किया जाता है, M3 यूज़ किया जाता है, जिसमें कि M1 है और टाइम डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विद बैंक। तो यहाँ पे हमने टाइम डिपॉजिट क्यों रख रखा है, क्योंकि इसमें टाइम डिपॉजिट किसका है, पब्लिक का, ठीक है, बैंकों के साथ। बेसिकली पब्लिक के ही पैसे के बारे में बात हो रही है। M1 में भी हमने देखा कि पब्लिक का पैसा और डिमांड डिपॉजिट है, प्लस उसमें टाइम डिपॉजिट पब्लिक का जोड़ दो, हो गया M3, ठीक है। तो नंबर 1 to 4 इज़ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। क्या मतलब है कि अगर M1 है ज़्यादा लिक्विड है, M4 है उसी तरीके से लिक्विडिटी इसकी क्या हो रही है, घटती जा रही है। और नाउ मोस्टली M1 एंड M3 टर्म्स आर यूज्ड बाय RBI। और सबसे ज़्यादा क्या यूज़ करती है RBI, M1 और M3। M1 यूज़ क्यों नहीं करेगी, क्योंकि करेंसी किसका है, पब्लिक का पैसा है, डिमांड और जो भी लिक्विड फॉर्म में, और M3 में बस जुड़ गया टाइम डिपॉजिट, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब हम मनी सर्कुलेशन को थोड़ा सा और समझते हैं कि मनी मतलब पैसा कैसे सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है, कि मनी कैसे सर्कुलेट होता है इंडिविजुअल, पब्लिक और बैंक्स के बीच में। अब कोई अगर ऐसा इंडिविजुअल है जिसके पास क्या है, फिजिकल गोल्ड है 500 रुपये का, उसके पास सोना है, ठीक है, जस्ट अज्यूम करने के लिए, समझने के लिए कि मनी सर्कुलेट कैसे होता है। अब वो क्या करता है, वो डिपॉजिट कर देता है उस फिजिकल गोल्ड को RBI के साथ, ठीक है। RBI को उसने क्या किया, अपना फिजिकल गोल्ड दे दिया, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि मनी कैसे इवॉल्व हुआ, ठीक है। तो RBI को फिजिकल गोल्ड दे दिया। अब RBI उसको करेंसी नोट दे देती है 500 रुपये का। वो कहती है ठीक है, आपने मुझे गोल्ड दे दिया, अब लो आप इसके बदले में 500 रुपये का करेंसी नोट रखो, ठीक है। तो अल्टरनेटली हम ये कह सकते हैं कि RBI ने परचेज़ कर लिया 500 रुपये का गोल्ड, ठीक है, मार्केट से, और इशू कर दिया 500 रुपये का नोट, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं। तो अब अगर 500 का नोट किसी इंडिविजुअल के पास था, तो अब RBI ने क्या किया, अपना एसेट में, मतलब अपने एसेट में उन्होंने गोल्ड रख लिया 500 रुपये का, और फिर उन्होंने करेंसी जो है पब्लिक को दिया, करेंसी नोट पब्लिक को दिया। तो ये उसकी लायबिलिटी हो गई कि उसको तो पब्लिक को रिटर्न करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये RBI की लायबिलिटी हो गई।
तो एसेट भी 500 हो गया और लायबिलिटी भी, ठीक है। अब क्या हुआ कि वही जो इंडिविजुअल है अब उसको सिर्फ 200 रुपये का ज़रूरत है, 500 आ गया लेकिन 200 रुपये का ज़रूरत है, तो 300 रुपये वो क्या करेगा, बैंक में डिपॉजिट कर देगा सेफ्टी पर्पज़ के लिए, और उसको फिर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब क्या हुआ कि अब कमर्शियल बैंक के पास क्या हो गया, 300 रुपीज़ आ गया, क्योंकि उसको तो सिर्फ 200 रुपये की ज़रूरत थी, तो 300 रुपीज़ वॉल्ट कैश में आ गया, ठीक है। तो ये बैंक का एसेट हो गया कि अब बैंक के पास 300 रुपये है, बैंक इससे पैसा कमा सकती है, और ये बैंक की एसेट है, प्लस लायबिलिटी भी 300, क्योंकि जब वो इंसान डिपॉजिट लेने आएगा तो उसको देना तो पड़ेगा ना, तो ये लायबिलिटी हो गई। और यहाँ हम अगर देख रहे हैं तो RBI का 500 एसेट है एंड 500 लायबिलिटी ही है, ठीक है। लायबिलिटी कैसे हुआ कि अब जो करेंसी 200 रुपये पब्लिक के पास है वो भी RBI की लायबिलिटी हो गई, क्योंकि कोई भी मनी क्या है, RBI का लायबिलिटी है, और जो बैंक में है वो भी RBI का लायबिलिटी है, ठीक है। अब क्या हो गया कि सपोज द बैंक रिक्वायर्स ओनली 100 टू मीट डे टू डे कैश डिमांड। अब जो है बैंक को भी ज़रूरत नहीं है, बैंक सोच रहा है कि मेरे पास 300 है लेकिन मुझे तो सिर्फ 100 रुपीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम इसको 200 रुपये क्यों ना RBI को दे देते हैं, ठीक है। तो अब उसने क्या किया, अब इसका एसेट 100 रुपीज़ रहा और ये 200 रुपये जो है RBI को डिपॉजिट कर दिया, फिर भी इसका एसेट 300 है क्योंकि इसने डिपॉजिट कर रखा है, ठीक है, और इसकी लायबिलिटी भी 300 है। अब RBI के पास क्या हुआ कि यहाँ पे 500 रुपीज़ का गोल्ड है RBI के पास ऑलरेडी, उसके बाद ये RBI का एसेट हो गया, लेकिन RBI का लायबिलिटी भी हो गया। कैसे, जो भी पब्लिक के पास है 200 रुपये वो जो बैंक का वॉल्ट में है वो, एंड जो बैंक ने RBI को दिया है वो RBI को रिटर्न करना पड़ेगा, ये RBI की लायबिलिटी है। तो RBI का इसी तरीके से हम मनी सप्लाई देख रहे हैं कि कितना हो रखा है, 500 रुपीज़ का मनी सप्लाई। हमने देख लिया कि वही मनी जो है कैसे कैसे किसके पास रह सकता है, ठीक है, बैंक के पास रह सकता है, देन पब्लिक के पास रह सकता है, देन RBI का के एसेट में रह सकता है, ठीक है। तो मॉनेटरी बेस का क्या मतलब है, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, करेंसी हेल्ड बाय बैंक और डिपॉजिट ऑफ बैंक विथ RBI। तो ये हो गया मॉनेटरी बेस, मतलब पैसे का बेस, मॉनेटरी का बेस क्या है, तो यही है जो पब्लिक के पास पैसा है, जो बैंकों के पास पैसा है, और जो RBI के पास जो है डिपॉजिट है, ठीक है। तो मॉनेटरी बेस को हम लोग क्या कहते हैं, हाई पावर्ड मनी कहते हैं, और रिजर्व मनी और बेस मनी और सेंट्रल मनी और M0 भी कहते हैं। तो मॉनेटरी बेस को हम लोग क्या कह रहे हैं, हाई पावर्ड मनी कह रहे हैं, रिजर्व मनी कह रहे हैं, बेस मनी कह रहे हैं, और सेंट्रल बैंक मनी और M0 भी कह रहे हैं, ठीक है। तो मॉनेटरी बेस और मनी सप्लाई जो है 2 डिफरेंट टर्म हैं, ठीक है। अब समझते हैं, सपोज गवर्नमेंट क्या कर रही है, कलेक्ट कर रही है 50, ठीक है, एज ए टैक्स फ्रॉम इंडिविजुअल। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, 50 रुपीज़ जो है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, 50 रुपीज़ जो है कलेक्ट कर रही है टैक्स के रूप में इंडिविजुअल से, हाँ, ठीक है। एंड देन ये मनी वो क्या करती है, रखती है फिर RBI के पास। देन मनी सप्लाई एज वेल एज मॉनेटरी बेस क्या होगा, ये दोनों रिड्यूस होगा, ठीक है। हमने क्या देखा कि गवर्नमेंट ने क्या किया, 50 रुपये टैक्स कलेक्ट किया इंडिविजुअल से और ये पैसा फिर RBI के पास रख दिया, तो मनी सप्लाई भी रिड्यूस हो रहा है टैक्स कलेक्ट करने से, एज वेल एज, क्योंकि मनी सप्लाई कैसे रिड्यूस होगा, क्योंकि हमने देखा कि जो पब्लिक का पैसा है वही तो मनी सप्लाई है। तो पब्लिक का 50 रुपये अगर आप ले रहे हैं तो मॉनेटरी बेस तो रिड्यूस होगा ना, मनी सप्लाई और मॉनेटरी बेस दोनों रिड्यूस होगा, ठीक है। तो अब हमने देखा कि इंडिविजुअल के पास कितना पैसा बच गया, 150 रुपये का पैसा बच गया, और 300 रुपये उसने अकाउंट में रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि 50 रुपये क्या किया, गवर्नमेंट ने टैक्स ले लिया। तो अभी इसके पास वॉल्ट कैश हम देख सकते हैं 100, डिपॉजिट RBI के साथ इसने बैंक ने कर रखा था 200, ठीक है। तो बैंक की कमर्शियल बैंक की लायबिलिटी और एसेट 300 रह गया। अब यहाँ पे क्या है, RBI के पास गोल्ड का एसेट 500 का तो है ही, अब RBI के पास कितना पब्लिक का पैसा रहा, 150 रुपीज़ पब्लिक का पैसा RBI के पास रहा, क्योंकि 50 रुपीज़ तो गवर्नमेंट के पास जा चुका है। देन वॉल्ट के कैश हेल्ड बाय बैंक, और वॉल्ट के कैश जो है बैंक के पास 100 है और फिर बैंक ने जो डिपॉजिट किया था 200 है। उसके बाद
अब जो गवर्नमेंट का डिपॉजिट है 50 रुपीज़, ये भी किसकी लायबिलिटी हो गई, आरबीआई के लायबिलिटी में आ गया। तो यहाँ पे क्या है 500 है। जस्ट उसी 500 रुपीज़ को हम देख रहे हैं कि कितने तरीके से वो 500 रुपीज़ एक्सचेंज हो रहा है और चेंज होके वो बन रहा है। तो अब लेकिन मॉनिटरी बेस घट गया, इसलिए घट गया 150, 100, 200 प्लस 450, क्योंकि ये 50 रुपये तो भले आरबीआई के पास है लेकिन पब्लिक के पास नहीं है ना, पब्लिक का पैसा ही तो मॉनिटरी बेस में आता है। ठीक है, तो ये घट चुका है। देन अब एक लास्ट हम लोग देख लेते हैं। अगर आरबीआई क्या करती है, अपने कुछ गोल्ड का पार्ट को है सेल कर देती है। आरबीआई क्या करती है, अपने गोल्ड का कुछ पार्ट को सेल कर देती है और परचेज कर लेती है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो कैसा होगा, तो हमने देखा अब इस इंसान के पास 150 रुपये है, 300 रुपये इसने अकाउंट में रख रखा है, बैंक की लायबिलिटी और एसेट अभी भी वही सेम है। अब यहाँ आरबीआई के पास क्या हो रहा है कि अब गोल्ड इसके पास 100 रुपीज़ का है और ये क्या करते हैं 200 रुपये का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ले लेते हैं और 200 रुपीज़ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ले लेते हैं। तो इनके पास एसेट तो 500 का ही है। ठीक है, एसेट में नो चेंज। देन लायबिलिटी अगर देखें तो लायबिलिटी में हम देखें तो 150 रुपीज़ किसके पास है, पब्लिक के पास है, हमने देखा नोट में है। देन 100 रुपीज़ जो है बैंक के पास है। ठीक है, इसी का 300 जो यहाँ रखा हुआ था। देन 200 रुपीज़ अब बैंक ने डिपॉजिट कर रखा है आरबीआई को। एंड देन जो डिपॉजिट है गवर्नमेंट का 50 रुपीज़, वो अभी आरबीआई के लायबिलिटी साइड में है। तो हम देख सकते हैं कि उसी 500 रुपीज़ को कितने तरीके से क्या किया जा रहा है, खर्च किया जा रहा है। लेकिन मनी सप्लाई जो है 450 होगा, मॉनिटरी बेस कितना होगा 450 होगा, क्योंकि 50 रुपये अब काउंट नहीं होगा, 50 रुपये पब्लिक के हाथ में नहीं है। इसीलिए जब हम देखते हैं कि टैक्स का क्या रोल रहता है मॉनिटरी पॉलिसी में, इन्फ्लेशन में, ठीक है, इन्फ्लेशन में ये रोल रहता है कि अगर आप टैक्स को अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप टैक्स लेते हैं, ठीक है, अगर टैक्स को बढ़ा दिया जाता है तो क्या होता है, पब्लिक के पास जो है पैसा घट जाता है। क्योंकि अब ये पब्लिक के पास पैसा घट जाता है तो ये ज़्यादा खर्च नहीं करेगी, डिमांड नहीं बढ़ेगा, तो इन्फ्लेशन घटता है। तो ये टैक्स का भी रोल होता है, जो कि हम फिस्कल पॉलिसी में इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब डीमोनेटाइजेशन को देख लेते हैं। नवंबर 8, 2016 को सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, 500 रुपीज़ और एंड 1000 करेंसी नोट्स, ठीक है, विच कॉन्स्टिट्यूटेड 86% ऑफ कैश करेंसी इन द सर्कुलेशन। 86% कैश करेंसी होती है सर्कुलेशन का, तो इसको क्या करती है, इसको डीमोनेटाइज कर देती है। इट वॉज डन अंडर आरबीआई एक्ट। ये कैसे किया जाता है, आरबीआई एक्ट के द्वारा, आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा किया जाता है। और which says that on recommendation of Central Board of RBI, the central government may declare that any series of bank note of any denomination shall cease to be legal tender। तो RBI Act 1934 क्या कहता है कि सेंट्रल बोर्ड के रिकमेंडेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी बैंक के नोट को, सीरीज़ को क्या कह सकती है कि अब से ये लीगल टेंडर नहीं रहा। और जैसे ही ये लीगल टेंडर नहीं रहेगा तो किसी का कंपल्शन तो होगा नहीं कि इस नोट को लो, इसीलिए वो नोट चलता नहीं है, उस नोट को कोई लेता नहीं है। ठीक है, डीमोनेटाइजेशन लेड टू रिडक्शन इन आरबीआईज लायबिलिटी। तो अगर डीमोनेटाइजेशन करते हैं, जैसे ही आप पैसा को हटा रहे हैं तो क्या हो रहा है, जितना आप सर्कुलेशन से हटा रहे हैं तो आरबीआई का लायबिलिटी तो घट रहा है, टू द एक्सटेंट दैट ओल्ड नोट्स वर नॉट रिटर्न टू द बैंकिंग सिस्टम। क्योंकि अब ओल्ड नोट जो है बैंकिंग सिस्टम में तो आने नहीं वाले हैं, तो बैंकिंग सिस्टम में नहीं आ रही है तो आरबीआई की लायबिलिटी नहीं है। Hence it led to transfer of wealth from holders of illicit bank money to public sector। तो होता क्या है कि अब जितना भी, अगर ये क्यों किया गया था कि अगर किसी के पास जो है ब्लैक मनी होल्ड कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, अब उसके पास नहीं रहेगा, क्योंकि उसके नोट को तो कोई लेगा ही नहीं, वो बिल्कुल बेकार हो गया और वो अब आरबीआई की लायबिलिटी भी नहीं रही। ठीक है, तो उसको कोई लेगा नहीं। तो ये क्या कह रहा है कि इट लेड टू ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ। तो ये जो वेल्थ था ये ट्रांसफ़र होके कहाँ से आ गया, फ्रॉम होल्डर्स ऑफ इलिसिट ब्लैक मनी टू पब्लिक सेक्टर के पास अब ये ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ आ गया, जो भी ब्लैक मनी जिसके पास था उसके पास से। ठीक है, तो अब देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में डीमोनेटाइजेशन का क्या इम्पैक्ट होगा। अगर डीमोनेटाइजेशन हुआ तो लिक्विडिटी बढ़ेगा, क्योंकि इफेक्टिव कैश जो है सर्कुलेशन में बढ़ जाएगा। ठीक है, लेड टू लिक्विडिटी
बढ़ नहीं जाएगा, बल्कि डीमोनेटाइजेशन लेड टू लिक्विडिटी क्रंच इन द as the old 1000 rupees and 500 rupees note could not be used for transaction purpose। ठीक है, तो ये जो है डीमोनेटाइजेशन से क्या होगा, लिक्विडिटी घटेगी। लिक्विडिटी इसलिए घटेगी क्योंकि अब तो इसको आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो, नोट को कम रेस्ट्रिक्शन आ गया है कि आप कितना यूज़ कर सकते हैं और नहीं, तो इससे लिक्विडिटी घट जाएगी। और वहाँ उस टाइम पे क्या था, रेस्ट्रिक्शन था और रेस्ट्रिक्शन भी था जो न्यू रेस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉल ऑफ न्यू करेंसी नोट, और जो न्यू करेंसी नोट था उसके विड्रॉल पे भी रेस्ट्रिक्शन था। तो जो बैंकिंग सिस्टम है इसमें डीमोनेटाइजेशन, इन बैंकिंग सिस्टम डीमोनेटाइजेशन लेड टू इंक्रीज इन लिक्विडिटी। तो क्या होता है, डीमोनेटाइजेशन से लिक्विडिटी में भी इंक्रीज होता है। हियर लिक्विडिटी मींस डिपॉजिट विद द बैंक्स। तो लिक्विडिटी का मतलब ये नहीं है कि पब्लिक के पास बहुत पैसा है, लेकिन यहाँ क्या होता है, बैंक के पास डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। अगर आप डीमोनेटाइजेशन याद करें तो आपको याद होगा कि बैंकों में लाइन लग गई थी, हर कोई अपना पैसा डिपॉजिट करना चाह रहा था। ठीक है, तो इससे क्या हो गया था कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट जो है घट गया था। जब भी किसी चीज़ का डिमांड कम हो जाएगा, नोटों की डिमांड कम हो गई, बैंक में विड्रॉल डिपॉजिट कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट रेट क्या हो गया, घट गया। अब मनी सप्लाई, हमने यहाँ लिक्विडिटी पे क्या देखा, लिक्विडिटी में क्या हो गया, लिक्विडिटी क्रंच हो गया। ठीक है, ये हमने देखा कि लिक्विडिटी क्रंच हो गया। और यहाँ पे लिक्विडिटी इंक्रीज़ कहाँ पे हुआ, जहाँ यहाँ लिक्विडिटी का मतलब हुआ कि बैंक के पास डिपॉजिट तो बढ़ गया लेकिन लोगों के पास पैसा हाथ में नहीं रहा। ठीक है, अब मनी सप्लाई पे क्या इफेक्ट हुआ कि इकोनॉमिस्ट क्या डिफाइन करते हैं मनी सप्लाई को, ब्रॉड मेजर दैट इनकम्पासेस बोथ कैश एंड बैंक डिपॉजिट। हमने देखा कितनी बार मैंने रिपीट किया कि मनी सप्लाई क्या है, जो आपका कैश बैंक के पास है और आपके खुद के पास है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत क्लोज सब्सटीट्यूट है, ईजिली खर्च किया जा सकता है। ठीक है, तो नवंबर 8 को क्या किया गया, डीमोनेटाइजेशन किया गया। तो हाउएवर इज़ दैट कन्वर्टिबिलिटी बिटवीन कैश एंड बैंक डिपॉजिट जो है ये क्या हो गया, इम्पेड हो गया। कैश कुड नॉट बी इजीली डिपॉजिट इनटू बैंक अकाउंट। तो अब कैश को क्या किया जा सकता था, बैंक अकाउंट में इजीली ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता था, और विड्रॉल के ऊपर भी स्ट्रिक्ट लिमिट लगा हुआ था। सो हम ये कह सकते हैं कि डीमोनेटाइजेशन में क्या हुआ था, रिडक्शन हो गया था मनी सप्लाई का इकोनॉमी में। तो याद रखना है, अगर इस टाइप का कुछ भी क्वेश्चन बनता है कि अगर डीमोनेटाइजेशन होता है तो मनी सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या मनी सप्लाई बढ़ जाता है या मनी सप्लाई घट जाता है। अगर बैंक में डिपॉजिट भी हो रहा है तो बैंक में लिक्विडिटी हो रही है लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, रेस्ट्रिक्शन था। अब जीडीपी पे क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड शॉक। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, डीमोनेटाइजेशन की वजह से मनी सप्लाई कम हो गया, और मनी सप्लाई जैसे हो गया तो ये प्राइवेट वेल्थ को इफेक्ट ये करेगा, स्पेशली वैसे लोगों को होल्डिंग अकाउंटेड मनी एंड ओनिंग रियल इस्टेट। तो जो भी अनअकाउंटेड मनी होगा या जो रियल इस्टेट का बिजनेस करते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो एग्रीगेट सप्लाई शॉक टू द एक्सटेंट द कैश वॉज नेसेसरी इनपुट फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर रिक्वायर्ड कैश टू पे लेबर। तो ये ऐसे प्रॉब्लम एग्रीगेट शॉक सप्लाई क्यों हुआ था, इसलिए हुआ था कि अगर कोई लेबरर है तो उसको क्या किया जाएगा, कैश ही पे किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे की चीज़ें